हेलो एंड वेलकम टू न्यूज आर्क। और आज हमारे साथ है अर्णव ताम्रकर जिन्होंने स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की। बाद में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्वाइन की। इंजीनियरिंग फिजिक्स में 5 साल की उन्होंने डिग्री हासिल लगभग कर ली है। लेकिन 5 सालों में वो इस नाम से जरूर जाने गए कि वो उनका कूल हेडेड माइंड है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि ना हम उनके जान पाए, ना हमारे कॉलेज के बाकी लोग जान पाए। और पूरी दुनिया उनके जीवन से कुछ सीखना चाहेगी। ऑब्वियसली हम हर इंसान से सीख सकते हैं, भले वो कैसा भी हो। अर्णव भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू टाइम देने के लिए। हाँ, धन्यवाद शाश्वत, धन्यवाद। तो बेसिकली मेरा नाम अर्णव है और मैंने 2015 बैच में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग फिजिक्स में। हम्म। तो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था, बीटेक प्लस एमटेक। हम्म। बीटेक मेरा इंजीनियरिंग फिजिक्स में था और एमटेक मेरा ऑप्टिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल बिल्कुल सही। में था। तो एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर लोगों के सवाल लेंगे। मुझे पहले ये जानना था कि पूरी दुनिया को जानना है, पूरे आईएसटी के 600-700 लोगों को जानना है कि जब आपने अच्छा। 2015 में एडमिशन लिया तो क्या सर्कमस्टांसेस थे। मेंस हाँ के बेसिस पर एडमिशन होता था, इंजीनियरिंग फिजिक्स ही क्यों? हाँ, क्योंकि वही मिलता मुझे एक्चुअली। ओके। इन द सेंस कि उतना मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग फिजिक्स होता क्या है। हम्म। तब मैंने एक्चुअली पहली बार जब काउंसलिंग होता था ना जेई का, तो हम्म। मैंने आईआईटी दिल्ली में ये कोर्स देखा था, इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स होता है। हम्म। और जब यहाँ पे आईएसटी का नाम आया तो मैंने बस भर दिया था। फिर हम लोग कोलकाता गए थे। हम्म। कोलकाता में हमारा सब फॉर्म हम्म। फिलिंग वगैरह हुआ, वेटिंग लिस्ट निकली, तो उसमें बेसिकली हम्म। इंजीनियरिंग फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर पर मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था। तो यहाँ भी जो हमारा एक्चुअली एडमिशन उसमें हुआ था, जो अलग से सीट्स रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, वेटिंग लिस्ट में जो अलग सीट होते हैं वो ना। वेटिंग लिस्ट। और एक्चुअली हाँ, सारे एडमिशन हो चुके होते हैं तो फिर अलग हम्म। से एक हफ्ते बाद फिर से एक लिस्ट निकलती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, काउंसलिंग, स्पेशल तो हम काउंसलिंग, लोग ऑन स्पॉट काउंसलिंग, ऐसा कुछ स्पॉट होना। एडमिशन, हाँ, हाँ। स्पॉट तो हम एडमिशन, लोग हाँ। का स्पॉट एडमिशन के थ्रू आया था और मैं हम्म। फिर उसी में इंजीनियरिंग फिजिक्स में मेरा एडमिशन हुआ। हाँ, तो कोई बात नहीं। भैया, एक सवाल बार बार घूम के मेरे मन में आ रहा था कि मुझे कोई हाँ पूछा, मुझे, पूछो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझसे कोई पूछे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये होगी कि मैं थोड़े दूर, मैं आसपास के कंट्रीज को भी घूम पाऊँ। कभी थाईलैंड जा पाऊँ, जैसे हमारे दोस्त घूमते हैं। मुझे बड़ा मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ। आपके बारे हाँ हाँ में जहां तक मैंने सुना था, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, कि आप हाँ फ्रांस जाने वाले थे हाँ स्टडीज हाँ। से रिलेटेड। और वहां पे आपने सोचा था कि आप ब्रुसेल्स और पेरिस अपने पैसे से घूमोगे। सारे सपने विद इन 1 वीक चूर हो गए। कैसा लगा था? कैसा लगा मतलब, एक तरह मतलब से थोड़ा देखा जाए आपके लिए तो मैं डिसहार्टनिंग चाहता जरूर था। होगा सर। हाँ, बेसिकली मैं चाहता था कि मैं जाऊं पेरिस में और वो मोनालिसा की तस्वीर देखो। वो सबसे टॉप लिस्ट था मेरे बकेट लिस्ट में, लेकिन अब नहीं हो पाया एक्चुअली। और वो एक तरह से गुड रीजन के लिए ही हुआ कि वहां पे कोरोना फैला हुआ था फ्रांस में। हम्म। और 29 मार्च को मेरा वहां पे डेट था जाने का, जी लेकिन हाँ। तब तक तो यहाँ इंडिया में ही लॉकडाउन हो गया था। हम्म। तो एक तरह से जो हुआ सही हुआ। ओके। फिर कभी जाने का मौका मिलेगा फिर जाएंगे ना। जरूर जरूर मिलेगा भैया। भैया, दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। लो, मैंने फर्स्ट ईयर को भी बोल दिया था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, हाँ। थर्ड ईयर की, जिसको जो पूछना पूछ लो। कुछ एक बच्चे ने बोला कि भैया, आई हैव जॉइंड आईएसटी बट आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड एकेडमिक्स एज ऑफ नाउ। आई ओनली लव टू प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। हाउ टू कंट्रोल ourselves as academics are important for job point of view, इवन इफ आई एम ट्राइंग प्रोजेक्ट्स। वो कह रहे हैं कि एकेडमिक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7.5 जीपीए करके क्राइटेरिया है हमारे आईएसटी में। तो उससे हम्म बाकी के प्रोजेक्ट्स, बाकी के सॉफ्टवेयर सीखने का भी मन करता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये तो जरूरी ही नहीं है, जॉब के लिए जरूरी नहीं, जॉब के लिए तो सिर्फ सीजीपीए जरूरी है। तो वो उसे खेलना पसंद है, लेकिन वो खेलने का कह रहा है कि अब कि वो थोड़ा फील होता है कि नो, अभी तो सिर्फ 4 साल मुझे सिर्फ सीजीपीए लाना है। तो उसको आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि हम्म। यू वेयर वन ऑफ द नहीं, पर्सन जिन्होंने खेलने के साथ साथ 7.5 जीपी मेंटेन रखी अंत तक, और आपने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे किए। थोड़ा आप इस बारे में रोशनी दे उस बच्चे को। एक्चुअली देखो, तुम किसी भी पोजीशन में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, तो एक बैलेंस होना जरूरी होता है। ठीक है। हम्म। तो तुम स्टडीज करो, एक्चुअली ट्राई टू यू नो अपना टाइम इन्वेस्ट करो, तभी तुम्हें इंटरेस्ट आएगा किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ोगे तो। हम्म। और जो आउटडोर एक्टिविटीज है, जो इंडोर एक्टिविटीज है, वो भी करो। मैं भी करता था और किसी तरीके से पता नहीं एक्चुअली मेरा
ऑलमोस्ट 7.5 ही रहता था। शुरू के 2 सेमेस्टर मेरा 7.500 आया है बेसिकली जीपीए। तो मेरा फर्स्ट ईयर का सीजीपीए 0 था। फिर इसी के आसपास ही घूमता था मैं, अभी भी उसी के लाइन में हूँ। अभी मैं 8 क्रॉस नहीं हुआ है मेरा, 7.5 क्रॉस है लेकिन 8 के नीचे ही हो गया। और मुझे बेसिकली स्पोर्ट ज्यादा पसंद आता था एकेडमिक्स के मुकाबले। तो मैं ट्राई करता था कि मैं जितना ज्यादा हो सकूं मैं बाहर रहूं। लेकिन फिर उस समय मेरे पैर में एक्चुअली इंजरी हुई थी, तो मैं बाहर ना खेल के मैं फिर टेबल टेनिस में मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। तो मैं टेबल टेनिस खेलता था, कैरम खेलता था। तो एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूंगा, अपना टाइम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब तुम डालोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये सब्जेक्ट भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा पढ़ा जाए। तो जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे, जब वो स्टार्ट होता जाएगा ना प्रोग्रेस, तो तुम्हें लगेगा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि 7.5 जीपीए मेंटेन करना है, तो उस नाम से तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली किसी चीज को जानने के लिए पढ़ोगे ना तो बेटर होगा। और आईएसटी में एक अच्छी बात यह है कि वहां पे जनरली लोग लिमिटेड टाइम के लिए खेलते हैं, और एक उनका फिक्स टाइमिंग होता है, जनरली इवनिंग में खेलते हैं। जी तो हाँ। उस टाइम को तुम ट्राई करो कि पूरा यूटिलाइज करो आउटडोर एक्टिविटीज में। ऐसा है। और बाकी टाइम अगर मिलता है तो उसमें तुम अपनी अदर स्किल्स को इम्प्रूव करने पे लगा सकते हो, कोडिंग वगैरह में लगा सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं इसमें करना। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि अर्णव ताम्रकर जी हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, लगभग कैप्टन टीम को गाइड करते हैं। और उनका रोल वैसा ही था जैसे MS धोनी का क्रिकेट टीम इंडिया के साथ था। बाहर जाके MIT में उन्होंने टीम को रिप्रेजेंट किया था। आखिरी मैच वही थे जो MIT गया था। साथ ही साथ आपने LPSC के खिलाफ एक शानदार 50 रन की पारी खेली थी। तो आप उनके जीवन से सीख ले सकते हैं कि क्रिकेट, टेनिस, कैरम, स्टडीज के साथ साथ उन्होंने, और ये बात मुझे पूछनी थी, ये बात जाननी थी, एक नया दौर निकला है। पहले का दौर ऐसा था कि सीनियर्स थोड़े अलग रह जाते थे जूनियर से, उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होता था जब मैं स्टार्टिंग किया था। बट आपने आज जाकर सेकंड ईयर्स के साथ मेजर जो और फर्स्ट ईयर के साथ भी जो नए बैच आया है, एक अलग सा बॉन्ड बना लिया, जो कि बॉन्ड सीनियर जूनियर की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह हो चुका है, जहाँ पे आपको लोग सर नहीं एज इफ दोस्त मानते हैं, भैया बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये मेरे लिए तो काफी यूनिक था। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कुछ थोड़े लाइन इस पे भी सेकंड ईयर वाले बच्चे जो अभी थर्ड ईयर में गए वो पूछना चाहते हैं आपसे। एक्चुअली जब मैं छोटा था यहाँ पर, तो मैं खेलता था अपने भैया लोग के साथ। ठीक है, मैं शुरू से क्रिकेट खेलता था। तब मेरे एज का कोई भी लड़का नहीं रहता था वहां पर। सब मुझसे 3 से 4 5 साल बड़े रहते थे। अब उनके साथ खेलते खेलते तो मेरी आदत ही होगी, उनको भैया बोलता था, हम लोग आपस में दोस्त रहते थे और हम लोग सीखते रहते थे। अब जैसे ही मैं कॉलेज में आया, और स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली, जैसे फिर मैं कॉलेज में आया तो देखा फिर सीनियर जूनियर चल रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मुझे वो पसंद नहीं आता। अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा जाओगे तो मैं किसी भी कोई भी मेरा सीनियर हो, मैं उसको सर करके नहीं बोलूंगा, मैं बल्कि उनका नाम लूंगा, लेकिन अच्छे से बात करूंगा, मैं रिस्पेक्ट से बात करूंगा। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप जैसे आप मुझे बोल रहे हो अर्णव सर करके बोल रहे हो और फिर मेरे पीठ पीछे फिर कुछ बोलोगे मेरे बारे में, वो कोई सेंस नहीं लगता। तो मैं, आप मुझे मेरे नाम से भी लोगे तो भी मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप मुझसे बात करोगे वो आपका नेचर मुझे शो कर देगा, तो मुझे पसंद है। अब बेसिकली कॉलेज में ऐसा जनरली नहीं होता, मैं चाहता था ऐसा हो। तो मैं बेसिकली सारे जो जूनियर्स थे सबको मैं एक्चुअली ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। सिंपल, ऐसा लगता है कि वो मुझे से छोटे हैं बस, और मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। 2018 बैच है ना तुम्हारा? yes. 2018 बैच का तो बेसिकली मैं फैन हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तुम लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा है, खासतौर से अपने लास्ट ईयर में काफी Thank you कुछ so सीखा है much तुम लोगों भैया। से। हाँ, तो अब ऑब्वियस ही बात है, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त से सीख सकता है, और सीनियर जूनियर का तो रोल यहाँ पे आता ही नहीं है। जहाँ पे बिल्कुल सीखने की बिल्कुल बात आएगी वहां बिल्कुल, पे आप अब सही दोस्त ही बोल रहे आएगा। हैं। तो बस यही बस माइंड सेट रखना है, और क्या, बाकी सब होते अच्छा, जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। शोभित का सवाल है, मेरे हिसाब से नाम तो नहीं लिखा है। उन्होंने कहा भैया, आई एम अनेबल टू फेस स्टेज इन माय लाइफ एंड आई हैव नेवर गिवन एनी प्रेजेंट ऑन स्टेज। मतलब वो कहना चाह रहा है स्टेज पे उसने आज तक कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, उसको स्टेज का फियर है और काफी दिक्कत होती है ना, उसने कभी स्पीच दिया है। और विनी ओकेजन्स पे आपको मैंने देखा है आप लीड लेते हो इन द फ्रंट से, क्योंकि एक बार हुआ था कि हमारी टीम बुरी तरह हार गई थी, तो आपने सारे लोगों को, एटलीस्ट 120 लोग जो क्रिकेट खेला करते थे या कभी भी खेलेंगे न्यू फ्यूचर में, आपको आपने बोला कि उन्हें बोला था, और आप लीड ले पाते हो। तो वो लोग, शोभित का सवाल, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे आईएसटी में, आप देखते हो कि जितने लोग हैं उनमें से काफी कम लोग बाहर निकल के आते हैं। आईएसटी नहीं, हमारे और भी जितने लोग हैं
वो लोग नॉलेज बहुत रखते हैं, लेकिन बाहर निकल के आना, प्रेजेंटेशन दे पाना, स्टेज पे उसको अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाना लोगों में काफी कम होता है। तो जो स्टेज फियर नाम का कीड़ा है, उसे कैसे दूर करना अपनी लाइफ से? एक्चुअली देखो, 2 से 3 कारण हो सकते हैं। हम्म। पहला कारण जो जनरली हम फेस करते हैं वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम हम्म। ये सोचते हैं कि, जैसे हमारे कॉलेज की बात है, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो इंग्लिश है, हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। वो एक सोशल बैरियर होता है। सेकंड बैरियर होता है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे आइडियाज के बारे में, वो हमें जज करेंगे। ये सेकंड बैरियर माना जाता है। तो जब तक हम ये 2 बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लाएंगे, तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकता। और सबसे एक ट्रिक है एक्चुअली। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन मुझे पता चला जिन लोगों के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो भी मेरे जैसे ही हैं। जी हाँ। उनका भी नॉलेज मेरे से ही थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम है, बस वो मेरे लेवल में इक्विवेलेंट है। मतलब उन्हें भी स्टेज फियर होता है, और वो भी बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं जब वो स्टेज में जाते हैं। तो जी हाँ। दोनों जी दोनों हाँ। साइमल्टेनियसली होता है। शुरू के 3 से 4 मिनट वो नर्वस रहेंगे, आप देख के बता सकते हो, उनकी आंखें लाल हो जाएगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, ऑटोमेटिकली होगा, शिवरिंग होगी। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम स्पेंड होता है, वो कॉन्फिडेंस नजर आते हैं। तो ये हर एक के साथ होता है। हम्म। आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली बात, जो ऑडियंस आपके सामने है आप उनको जानते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके प्रोफेसर हैं, वो आपको जज नहीं करने वाले। सेकेंड बात, आपको अपने आइडियाज में कॉन्फिडेंट रखना है। अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने आइडियाज के ऊपर, तो आप, डजेंट मैटर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें या फिर कुछ बोले, अगर आप अपनी फीलिंग कन्वे करा देते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन सकता है। कम्युनिकेशन बिल्कुल बेसिकली क्या है? बिल्कुल। एक, देखो, अगर एक नॉर्थ इंडिया का और एक साउथ इंडिया का आदमी दो आपस में खड़े हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता, लेकिन स्टिल वो सरवाइव करते हैं। और हमारे करते ही हॉस्टल हैं। में यही होता है। तो वो कैसे होता है? हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज मान लिया, लेकिन सभी के साथ हिंदी कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो बेसिकली ये, अगर हम अपनी फीलिंग्स किसी को समझा सकें, वो एक वे होता है कम्युनिकेशन का। जरूरी नहीं कि उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि सॉरी, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा अर्णव भैया। वो अलग की जगह सवाल आ गया, इसमें मैं कह रहा था, लेकिन वो मैं ले नहीं सकता, बट मैं आपको बस बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सात बोलो। सात या आठ ऐसे सवाल हैं जो पर्सनल लाइफ पे लिए गए। पहला कि भैया, एक ने पूछा, आई एम अनेबल टू शेयर माई फीलिंग टू whom ever I want even if I love someone। एक ने पूछा है भैया, एक किसी का नाम लिया है, वो यहाँ पे लेना सही नहीं होगा, उनके साथ आप भ्रमण करते हुए दिखते थे, अभी तुम्हारा नहीं घूमते। वीडियो अटक रहा है शाश्वत। हाँ हाँ। हेलो भैया, ऑडिबल है? सेकंड क्वेश्चन फिर से बोलो। उन्होंने बोला कि स्पेशल समवन, नाम तो नहीं बोलूंगा, यू से नाम शायद किसी ने लिखा, कि उसके साथ आपका क्या सीन है, पहले काफी घूमते थे और नौकरी मिली तो भूल तो नहीं हाँ हाँ। जाओगे। एक ने पूछा, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड और क्रशेस? मुझे जानना है कि फिफ्थ ईयर वाले लोगों को भी होती है हाँ क्या। तो यही सब क्वेश्चन है। हाँ तो आई हाँ डोंट वांट कि आप इस पे मैं वो तो नहीं बोलूंगा कि ओपिनियन दो, लेकिन सही में हाँ हाँ। भैया पर्सनल लाइफ के बारे में कोई जानता ही नहीं है आपसे, जैसे और लोगों के तो ठीक दिख है। जाते हैं। नहीं, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जो मेरे दोस्त हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए मैं आपको थोड़े थोड़े एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज दे सकता हूँ। जी पहला जरूर क्वेश्चन प्लीज। क्या था? पहला क्वेश्चन था भैया कि एक ने पूछा था कि मेरा ये इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी, और मैं कूल फील नहीं करता हूँ जब मैं अगर किसी को के पास जाता हूँ तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा और दूसरा ये था कि आपकी गर्लफ्रेंड और क्रशेस क्या है कुछ, क्या, प्लीज गिव टिप्स ऑन हाउ टू अप्रोच और समथिंग लाइक हाँ दैट, हाँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, क्वेश्चन थे। ठीक है ठीक है। ओके ओके। तो पहला क्वेश्चन, तो मेरी भी इंग्लिश उतनी एकदम, मतलब कुछ बेहतरीन नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल इंग्लिश बोलता हूँ मैं, कोई भी एकदम जार्गन वर्ड्स यूज नहीं करता मैं, बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करता। मैं जब थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की थी पीआरएल में। तो वहां पे मेरी एक दोस्त बनी थी जो केरला से, ठीक है। अब वो हाँ। इंग्लिश में बात करती थी, ऑब्वियस सी बात है, और मैं हिंदी में। लेकिन हम लोग सिर्फ 10 to 15 डेज के अंदर एकदम, मतलब क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। अब मुझे इंग्लिश आती नहीं, उसको हिंदी आती नहीं, कैसे हुआ? तो बेसिकली जब आप, मैंने आपको बताया ना, अगर आप किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसी को कन्वे कर पाते हैं, बस वहां पे फिर लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता, ठीक है। तो ये मैं ये चीज बोलना मैंने चाहूंगा, भी अगर किसी को एक्सपीरियंस भी किया अगर है अपनी, सर। ये बोलो लैंग्वेज बोलो। बैरियर वाली बात कह रहा था सर, ये लैंग्वेज बैरियर वाली बात मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि दोस्ती में ऐसा लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता,
क्योंकि मेरे भी नहीं ऐसे आता। कॉलेज में दोस्त रहे हैं जिन जो कि बिल्कुल ही साउथ इंडिया से थे। हाँ, और हाँ अभी तो मैं एक्चुअली मेरा रिजल्ट नहीं आया ना, तो मैं अभी सर हूँ, सर नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, सॉरी। तो मुझे सर लेके मत बोले यार, सर सर तुम कैसे बात करते हो, भैया नहीं नहीं बोलूंगा, अभी भी नहीं, हाँ बताना भैया। पड़ेगा। हाँ तो भैया वही कह रहे थे, काफी लोग बहुत सारे सवाल ये है कि बताओ अर्णव भैया के पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या वो भी उन चीजों में इंडल्ज होते हैं जिसमें हम हुआ करते हैं, वो बहुत, क्योंकि ऐसे तो आप बात बहुत कूल दिखते हो अर्णव भैया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यही था कि क्या आपकी क्रशेज और गर्लफ्रेंड्स हैं, प्लीज टिप्स दो, हाउ टू फर्स्ट अप्रोच। वन वो बहुत है, फर्स्ट वाले बहुत है, सेकंड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, हाँ। क्योंकि एक सवाल ये भी था कि अर्णव भैया क्रिकेट खेलते वक्त भी हर आधे घंटे में उनको फोन आते रहता है, तो इसलिए लोगों ने पूछा था, तो इस पे नहीं जाते हैं। अरे वो घर से कॉल आता था। तो कैसे अर्णव कैसे भैया, बातें होते हैं। हाँ अच्छा, हाँ अर्णव भैया, एक सवाल ये था कि हम्म, ऐसे वो ये सिर्फ आईएसटी वाले बच्चों के लिए नहीं, एक तो हमने आपको बता दें solutions.org करके एक चीज चालू किया, हम जेएनके के बच्चों को ऐसे हम रीच कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनके नेटवर्क के इशू रहते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन, तो वी आर एडुकेटिंग देम, जो कि 10th 11th और 12th में, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे हम्म, बच्चे होंगे जो एज ए फिजिक्स अपना कैरियर लेना चाहते होंगे इन मेनी फॉर्म्स, या तो शायद डायरेक्ट फिजिक्स लेना या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स को इंजीनियरिंग के ऑप्शन में लेना, पैशनेटली लेना चाहते होंगे, नॉट बिकॉज कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनको कौन सा ब्रांच लेना, बट कुछ बच्चों को पैशनेटली लेना होता है। तो क्या हम्म। मतलब आपका क्या सजेशन होगा कि क्या ब्यूटी है इंजीनियरिंग फिजिक्स की, कुछ के बारे में बताइए ना उन लोगों को। देखो, इंजीनियरिंग फिजिक्स की ब्यूटी मैं बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन। सो बेसिकली दो टर्म है, इंजीनियरिंग और फिजिक्स। जब भी आप इसके बारे में सोचोगे तो एक सिंपल सा डेफिनेशन ये आएगा कि आई कैन इंजीनियरिंग समथिंग एंड आई कैन प्रोवाइड ऑल द बेसिस, ऑल द थ्योरी बिहाइंड इट, आई कैन गिव द फिजिक्स अबाउट इट। तो ये एक देखा जाए तो काफी कॉम्प्लेक्स कोर्स होना चाहिए। हमारे कॉलेज में सिंपलिस्टी तरीके से इसको दिखाया गया है। तो मैं ये बोलूंगा, अगर फिजिक्स का सिंपल सा साइंस है यार, फिजिक्स में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस ऑब्जर्व करना है चीजों को। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को, चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्यूरियस है यार, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, किस लिए होता है, ऐसा अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास, मतलब जब आप एक तरह से ये समझ लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह हो गया। ठीक है, जैसे ये एक कैटलिस्ट है, एक न्यूट्रॉन जैसा कुछ आया, न्यूट्रॉन पार्टिकल, और बेसिकली रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें आंसर आएगा दिस इज द रीजन, फिर उसको पूछोगे हाउ, व्हाई, दिस इज द रीजन, दिस आर द रीजन, तो ये ग्रो होते जाएगा। तो आप उस प्रोसेस में अल्टीमेटली आ ही जाओगे, तो जिसमें आपको फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। फिजिक्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, वो आपको लगेगा नहीं आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर किसी फॉर्मल एजुकेशन में हो, ऐसा नहीं लगेगा आपको, आप बिल्कुल उसके बिल्कुल। ऊपर निकल जाओगे। तो जब आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है, आप बिल्कुल फिजिक्स के लिए ट्राई कर सकते थैंक यू सो मच इस वाले इंसाइट के लिए भैया। एक सवाल जो हमारे से एक बैच ऊपर वाले बच्चों ने जो पूछा, देवर आस्किंग कि ठीक है सर, अभी तक तो 7.5 वाले लोगों को ले ले रहे हैं, तो पहला उन्होंने पॉइंट दिया कि डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं, तो उससे एक तो आ रहा है कि अब अनसर्टेनिटी आ गई, दूसरा कोविड के कारण अनसर्टेनिटी है, तो उनको लग रहा है कि 7.5 लाने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिली तो इफ नॉट आईएसआरओ देन व्हाट फॉर आईएसटी स्टूडेंट्स, ये सवाल फर्स्ट ईयर वाले एक बच्चे का भी था, और हमसे एक ऊपर सीनियर जो कि अभी अगले साल रिटायर करेगा, यानी 2019 बैच वालों में बहुत लोगों का था कि एक तो हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं मिलता, जो ओके ऑब्वियसली कम चांसेस है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, और फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, अगर मेरे केस में मेरे पास अभी इसका कोई आंसर नहीं है कि मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं या तो फिर हायर स्टडीज के लिए जाऊंगा, जिसके लिए मुझे फिर अदर एग्जाम्स वगैरह देने होंगे, या फिर मैं किसी जगह अप्लाई करूंगा। लेकिन ये तो ठीक है, ये एक फ्यूचर टर्म हो गया। तो मैं इसको, इस गोल तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स इंक्रीज कर सकता हूँ। ये बस मैं, ये मेरे हाथ में है। ओके, अब जो बच्चे पूछ रहे हैं जो 2019 बैच के हैं, कि उन्हें लग रहा होगा कि चूंकि इतनी बड़ी क्राइसिस आई हुई है, इकोनॉमी डाउन है, तो हो सकता है फ्यूचर में सीट्स कम हुए। एक्चुअली मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो 3 साल बाद होने वाला है हमें नहीं पता। नहीं बिल्कुल नहीं। जो भी हम बेसिकली लास्ट ईयर जनवरी दिसंबर
ले लो, किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा क्राइसिस आएगा, इतना बड़ा पेंडेमिक आएगा, किसी को आइडिया जी नहीं हाँ था। भैया। तो अभी सिर्फ आपका एम क्या है, आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, जो भी आप पॉसिबल हो सकता है। जैसे अपने इंस्टीट्यूट ने कोर्सरा से इनरोल किया था ना बहुत सारे जी कोर्सेज, हाँ भैया, किया तो था। उसको बहुत लोगों ने कंप्लीट किया होगा, वो सब करो, अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट में रहो। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, अगर अगर इम्प्लीमेंट होती है अच्छी तरीके से तो लोगों के लिए अच्छा है। तो मैं तो बोलूंगा अभी जो प्रेजेंट है उसमें आप फोकस करो, फ्यूचर में क्या होने वाला है, डायरेक्टर सर रहेंगे नहीं रहेंगे, अनसर्टिनिटी है, ये सब बात की बात है, ये हमारे ऊपर नहीं। ठीक है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो बिल्कुल आप उसमें पूरा फोर्स दीजिए। और जो लास्ट बैच वाला है अभी जो जाने वाला है नेक्स्ट ईयर, जो बेसिकली ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए सेम चीज है एक्चुअली। तो उनको ज्यादा ये सब चीजों के बारे में सोचना नहीं है कि जब भी मैं भी लास्ट ईयर था 5th ईयर में, एक्चुअली जब मैं 1st ईयर में था तो मुझे बोला गया था इंजीनियरिंग फिजिक्स में कोई जॉब नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग फिजिक्स में क्या है, क्या जॉब मिलेगा, किसी को नहीं पता था। ड्यूअल डिग्री पहले बार वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर जब देखा लास्ट ईयर की काफी ज्यादा जॉब्स आए इंजीनियरिंग फिजिक्स में इसरो से, तो वो फिर दिमाग से हट गया, हमें ये सब पता नहीं था ना। तो बेसिकली आपके पास अभी जो वर्क है आप उसे करो, और अपने आप को रेडी रखो कि जो सिचुएशन आती है आप उससे डील कर सको। और हमेशा पॉजिटिव रहना बेटर होगा एक्चुअली, कि जॉब रहेंगी, और ऐसा नहीं कि जॉब नहीं रहेंगी, इसरो में जॉब रहेंगी, मैं तो ये बोलता हूँ। जरूर रहेंगे सर। भैया, एक सवाल जो मेरा भी था, काफी लोगों का पूछना था, उसके साथ ही एंड करेंगे, क्योंकि एंड एक काम और कंपोज्ड होना चाहिए। एंडिंग में मैं ये पूछना चाहता हूँ, काफी लोगों के टेम्पर प्रॉब्लम होती है, और आप एपिटमी है कामनेस की। पूरे कॉलेज में किसी से पूछ दिया जाए कि सबसे काम पर्सन कॉलेज में कौन है, इनफैक्ट मेरे तो पूरे लाइफ में नहीं देखा मैंने आपसे काम, क्योंकि वॉर से वॉर सिचुएशंस में आपने आपा नहीं खोया, काफी लोगों को, काफी वायलेंट लोगों को आपने अच्छे से डील किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे कंट्रोल कर लेते हैं आप, क्योंकि रियली ये मेरा भी इशू है, ये काफी लोगों का इशू है, और सिर्फ इनटॉलरेंस की वजह से ही आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और लाइफ इतनी छोटी है कि हमें इन सब छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। आपस में द्वेष, और आप देखते होंगे कि इसका इससे ये हो गया, इसने इसको वो बोल दिया, आपस में लड़ाई हो गई। तो लोग कैसे खुद में टॉलरेंस को पैदा करें, कैसे कामनेस लाएं? आपसे बेहतर कौन बता पाएगा भैया? नहीं, मेरे से बेहतर बहुत लोग बता देंगे, लेकिन चलो ठीक है, मैं जितना मुझे पता है मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बेसिकली फ्रस्ट्रेशन नहीं होते, मुझे भी होते हैं, मुझे भी काफी गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो मतलब बहुत भयंकर गुस्सा आता है। लेकिन बात यह है कि जब गुस्सा आता है ना, तो हमारे सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो अचानक से डाउन हो जाती है, नल। उस समय हम किसी के बारे में नहीं सोचते, हमारा रिलेशन उस इंसान के साथ कैसे रहने वाला हम कुछ नहीं सोचते। आप इस कैपेसिटी को जितने जल्दी वापस ला सकते हैं आप उतने अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरा गुस्सा में क्या होता है जनरली, 1 2 3 4 5, बस 5 सेकंड से ज्यादा नहीं जुड़ेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पर थोड़ा रुक जाना चाहिए, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिकली सॉरी बोल दूंगा या फिर कुछ कर दूंगा। और जब हम एक्चुअली, एक तो पहला रीजन होता है ईगो का, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, वो मुझे कुछ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, बेसिकली उसने कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो मेरे ईगो को हर्ट कर। ट्राई टू डिक्रीज योर लेवल। भैया आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हेलो? हाँ, बारी है। ओके ओके। सो बेसिकली अभी हम स्टूडेंट लेवल में, हमें सिर्फ लर्न करना है, लर्निंग जी हाँ प्रोसेस जी। हमारा मेन एम होना चाहिए। बाकी सारे प्रोसेस बाय प्रोडक्ट में मान लो आप। तो मैं तो ये बोलूंगा जितनी जल्दी आप सोशली लोगों से मिलेंगे, ना कि डिजिटली। डिजिटली का सेंस है फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह। मैं तो चाहूंगा आप सभी जब खेलने जाते हैं, सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है खेलना, स्पोर्ट्स एक्चुअली। उससे हमारा जो माइंड सेट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। जब हम एक टीम गेम में खेलते हैं, ये फॉर बिल्कुल एग्जांपल सही कहा क्रिकेट, आपने। हाँ। ठीक है, तो हमें सबके साथ कोलैबोरेट करना होता है। फुटबॉल ले लो, सबके साथ हमें कोलैबोरेट करके रहना होता है। तो अगर हम वहां पे एकदम मतलब यार मैं नहीं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, गया वहां पे आपका करियर गया। ठीक है, नुकसान हमें ही होता है अगर हम गुस्सा करेंगे। तो ये सब चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना होता है, और सोचो पहले एक्चुअली जब मैं गुस्सा करने वाला हूँ तो उससे क्या इफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा तब करो जब वो सही टाइम पे किया जाए, सही पर्सन पे किया जाए और सही तरीके से किया जाए, तब वो इफेक्टिव होगा। देखो एक सिंपल सा रूल है,
आजकल जो सिंप्लिसिटी आती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। कॉम्प्लेक्स चीजें करना बिल्कुल। सबको आता है, हम्म। लेकिन जो सिंप्लिसिटी ला सके वही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। गुस्सा करना हम्म। सबको आता है, लेकिन सही मोमेंट में सब पर गुस्सा नहीं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान पर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे तरीके से गुस्सा करना, हम्म। वो एक अच्छे ग्रोइंग माइंडसेट को डिनोट करता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जब आप आपस में सभी लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग मिलेंगे ना, तब हम्म। इससे एक एक इम्पैथी जनरेट होती है कि यार इसको मेरे बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो ये जो बोल रहा है ठीक है, मतलब गलत बोल रहा है, लेकिन मैं इसको टॉलरेट कर लूंगा, मैं इसको अपने दिल पे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बारे में नॉलेज नहीं है। ये रीजन दो अपने आप को। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं सब आप। ठीक होते जाएगा। भैया, दो सवाल और है, बहुत सारे हैं लेकिन मैं एंड करूंगा इन्हीं दोनों से। पहला बोलो सवाल बोलो। ये है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, उन्होंने एक टाइम टेबल बना लिया, बट घर में रह के या फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो हाँ, ये बहुत हम्म, जरूरी है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को प्लान करें, उसे फॉलो करने की आप जो है वो पुश कहाँ से लाए, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हम फॉलो नहीं कर पाते हैं? और आपने जब आपके साथ वैसा हुआ, आपने सोचा होगा अरे एग्जाम आ रहा है, मेरा ये टाइम टेबल रहेगा। एग्जाम ही नहीं, बहुत सारे लाइफ के गोल्स को हासिल करने के लिए हमें एक प्लानर बनाना बहुत जरूरी है। उसको कैसे फॉलो करना है, कुछ क्या ओपिनियन है सर आपका इसमें, अभिनव भैया आपका इसमें? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। अगर मुझे कोई बोलेगा कि पूरा दिन भर क्रिकेट खेल लो, हम्म। पूरा दिन भर टेबल टेनिस खेल लो, हम्म। तो मैं कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा हम्म। चलो खेल लेते हैं। वहां हम्म। पे ना मेरा टाइम टेबल फॉलो होगा, ना कुछ, मैं ना खाना पीना देखूंगा, कुछ नहीं, थकान भी नहीं दिखेगी मेरे चेहरे पे। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर आप मुझे बुलाओगे चलो रात में भी खेल लेते हैं, मैं खेल लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे हद से ज्यादा पसंद है। और इस पे मैं ये नहीं सोचता कि यार मैं आज 1 घंटा खेल लूंगा तो मेरी इतनी कैलोरी बर्न हो जाएगी, मैं इतना सीख जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा इसके पीछे कोई एक डेफिनेट गोल नहीं है। मैं इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है खेलने में। ठीक है, हम किसी भी चीज को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके पीछे डेफिनेट गोल बना देते हैं। अगर इस 1 घंटा पढ़ाई करेंगे तो मुझे इतना लर्न हो जाएगा, मैं इतना सीख जाऊंगा, अगर मैं ये गोल को अचीव कर लूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। नहीं, वो बेसिकली एक प्रोडक्ट टाइप का हो गया कि आप एक एक बेसिकली आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा, उसका प्रोडक्ट बना दिया और बेच दिया। ऐसा नहीं होता। तो बीच में जो जर्नी होती है 1 घंटा तक, आपने क्या किया, आप कैसे फोकस थे, पूरे दिन भर आपने क्रिकेट खेला, किस तरीके से खेला, क्या आपका माइंड सेट था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जर्नी इंपॉर्टेंट होती है डेस्टिनेशन में। तो अगर आप सोचोगे एंड प्रोडक्ट के बारे में, तो आप उसी के बारे में सोचते रह जाओगे, तो आप कभी गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप सोचो ही मत ना। आप देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टार्ट करने का। एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो यू कैन कंट्रोल द व्हीकल, एक्सीलरेटर, गियर सब कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब तक इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ना, मतलब स्टार्ट करना। गोल्स बना दिए हैं, टाइम टेबल फॉलो कर दिए हैं, ठीक है, तो पहले तो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। एकदम स्ट्रिक्टली मत बनाओ कि आप पर ही बोझ पड़ जाए, यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टली मत बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ जितना हो सके। और अगर 1 घंटा का टाइम टेबल है रूटीन वाला, उसमें अगर आप 40 मिनट्स भी कर लेते हो कंप्लीटली फोकस्ड वाला, तो काफी है वो। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ो। और हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम जैसे होता है ना आइडियल गैस, रियल गैस, ठीक है, वही समझ लो। हमने टाइम टेबल बना दिया, अच्छा से 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, लेकिन यार वो रियलिटी में कभी नहीं होगा, हमेशा डेविएट होगा आपके पास। आप घर में अभी आपको डिस्ट्रैक्शन होंगे, आपको घर में भी अपना टाइम देना होगा। तो आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो काफी स्ट्रिक्टेड है, आप उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ। ठीक है, जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको और पता चलेगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप बेसिकली जो प्रोसेस होता है उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करो, उसमें डेडिकेट हो, ना कि एंड प्रोडक्ट में। जैसे कि अपने यहाँ क्रिकेटर्स भी खेलते हैं आईएसटी में, तो चाहते हैं मैं बेस्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं तो कभी कुछ नहीं सोचा था, मैं तो सिर्फ खेलना जानता था, मैं खेला बस। तो बिल्कुल मैं तो सही यही बोल रहे हैं बोलूंगा भैया अगर आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लोग सोचते हैं बेस्ट प्लेयर बनने का। तो ये एक आखिरी सवाल ये था कि भैया, अब आपकी शायद हम मेरे से शायद मुलाकात जल्द ना हो, बहुत सारे लोग होंगे जिनसे कभी ना हो, ऐसी सच बात है।
हर जीवन के मोड़ पे कुछ लोग मिलते हैं, उनसे हम कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जाते जाते आप शायद सबको एक साथ कभी आइटर करने का मौका मिले ना मिले। आईएसटी की हर उस इंसान से जिसको आपने सीख दी, जिसने आपसे सीखा, जो कि आपके लाइफ में मैटर करता था या नहीं भी करता था, आप उन सबको क्या संदेश देना चाहते हैं प्लीज? एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, मैं एक सिंपल सा ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है। मेरी जो पर्सनालिटी है वो मुझे पता है, लेकिन यही पर्सनालिटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंटली देखते हैं, जो उन्हें लगता है कि ये मुझ में है। जैसे कुछ बोलेंगे मैं काम हूँ, मैं कूल हूँ, तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो मुझे बोलेंगे कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ, तो मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो जिसे किसी भी चीज से सीखना होता है वो उसी रूप में उस चीज को देखता है, ठीक है। मैं जैसे अगर मुझे बोला जाए कि मैं किसी चीज से सीखना चाहूंगा तो मैं क्या देखूं, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरे अंदर हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगी जब मैं अपना ईगो को दबाकर अपनी लर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको मैं ज्यादा फोकस करूंगा उस जी हाँ पर। भैया। और ट्राई ये करूंगा कि मैं सबके साथ, मैं जब एक्चुअली होता है क्या है पता है, हमारे बैच में भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। कोई डिफरेंट, हर एक डिफरेंट कल्चर का एक ग्रुप होता है एक्चुअली। जैसे तुम जाओगे तो वहाँ पे सदर इंडिया के लोग एक साथ रहेंगे, नदर इंडिया के लोग एक साथ रहेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप सबके साथ घुल मिल जाओ। इससे क्या होगा, जब कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में आपको पता चलेगा तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपके लर्निंग स्किल का, आप बेसिकली सीखना चाहते हैं कुछ, ठीक है। और हमेशा अपना स्वाभिमान रखो, ठीक है, कि अगर आपको ये चीज पसंद नहीं है, आप किसी से मांग नहीं रहे, ये नहीं कर रहे हैं तो नहीं, अगर नहीं हो सकता आपके लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी से एकदम मतलब प्रे नहीं करना कि भाई मुझे ये कर दे, मुझे सिखा दे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको देखो, आप उससे सीखो, ठीक है, और उसको कड़ी टक्कर कर दो उस चीज में। मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप मुझसे मुझसे सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है यार। आप देखो मुझे, आपको जो अच्छा लगता है मुझ में, आप उसको अपने अंदर मतलब इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं तो यही बोलूंगा, जैसे तुम्हारा बैच है ना, वो तुम्हारा बैच मुझे काफी अच्छा लगा। 2018 बैच इज द ओनली बैच जिसने मुझे दिया कि हंसते कैसे हैं, नाचते कैसे हैं, वो भी किसी भी ओकेजन पर, कोई भी ओकेजन हो। उन्होंने मुझे नाचना सिखा दिया एक्चुअली, जो मैं पहले करता था फिर छूट गया, फिर मैं फिर से करने लगा फिफ्थ ईयर में। तो उन्होंने मुझे नाचना सिखाया, उन्होंने हंसना सिखाया, बेवजह, कोई टेंशन नहीं है। जब आप विदाउट एनी रीजन भी हंसते तो भी चलेगा यार, अब मजा आता है एक तरह से। और 2018 बैच में मैंने ये देखा है कि लोग थोड़े मिल के रहते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ बेसिकली उनकी उनकी बातें कर रहा हूँ। वो मिल के रहते हैं और ज्यादा एक दूसरे के एक दूसरे की उड़ाते भी काफी ज्यादा है, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। मतलब वही बोला ना, जिसमें अगर ईगो नेचर आ जाएगा तो आप डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपको हर्ट होगी, वो मेरे बारे में ये बोल रहा है। ऐसा नहीं होता, 2018 बैच में नहीं होता। मैं तो यही बोलूंगा कि 2018 बैच में मुझे वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेसन जो होते हैं लाइफ आगे बढ़ने के लिए, वो मुझे दिए थैंक फिफ्थ यू ईयर सो में। मच, थैंक यू सो मच भैया। इस वीडियो की तरफ से मैं आपको और आपके बैच को काफी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, और और अलाकेश मैंने भैया के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अलाकेश के बारे में अच्छा, अलाकेश के बारे में कभी कभार हार्ड टू रीड होता है एक्चुअली, मैं कभी कभार उसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन अलाकेश, देखो अलाकेश की जो पर्सनैलिटी है ना, वो काफी अलग है एक्चुअली। उसका दिमाग मैथ्स में काफी तेज है, ठीक है, और खेलता भी अच्छा है, और लोगों के साथ घुल मिल भी जाता है अच्छा। सो इज अ, मतलब इसी टाइप की आपको पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और वो तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट आता है एक्चुअली। एलकेस एलकेस और मैं एलकेस को कब से जानने लगा एक्चुअली, फोर्थ ईयर से ही। हम तुम्हारे यहाँ से किसी का बर्थडे था तो हमको बुलाया गया था हॉस्टल में तुम्हारे, तब एलकेस और मैं एक साथ आए थे, तब मुझे उसके बारे में पता चला था। तो और तो कुछ नहीं है ज्यादा कुछ, काफी अच्छा इंसान है एक्चुअली। तो मैं तो ये बोलूंगा, आपका जो नेचर होता है ना, वो आपके फर्स्ट इंटरेक्शन से ही पता चल जाता है। ज्यादा चूजी नेचर भी नहीं होना चाहिए कि मैं यही करता हूँ, मुझे ये करना है, मैं ऐसे ही रहूंगा, नहीं। हमेशा अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे
तो बोलते हैं ना कोई तूफान भी आता है तो वही पेड़ बचता है जो झुक सकता है, बोलते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट सही रहता है कहा। वो टूट जाता है। तो इस काइंड के आप अगर इंसान बनेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन याद रखना अपना स्वाभिमान हमेशा अपने साथ रखना, ठीक है, स्वाभिमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फिर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, मिलना है, टेंशन मत लो, जरूर तुम्हारे मिलना है, 4 साल जरूर के मिलना करियर है। में हाँ, जरूर मिलेंगे। आपकी पार्टी ड्यू रहेगी भैया। मेरी पार्टी ड्यू रहेगी, बिल्कुल ड्यू रहेगी। थैंक यू सो बिल्कुल। मच भैया हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय बहुत, निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी मुझे भी बहुत अच्छा अच्छा लगा लगेगा तुमसे बात बात करने। ठीक है, तो जो ओके। भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में मदद कीजिए। ठीक है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इसकी मदद करना है एक्चुअली, ये थोड़े अच्छे वीडियोस बना रहा है, मतलब लोगों से बेसिकली ये एक एग्जांपल हो गया ना कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के बारे या में जान रहे हैं, हाँ तो वो हाँ अच्छा होता है, उससे सीखने को काफी कुछ मिलता है।